जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के एमसीक्यू करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर जून 18 में हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा द न्यूली लॉन्च्ड ज्ञान पोस्ट सर्विस। यहाँ आपको इस ज्ञान पोस्ट वर्ड से ये तो मालूम पड़ा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नया पोस्टल सर्विस लॉन्च किया है ना। व्हाट इज इट, इसका रेलेवेंस यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए क्या है, या एपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए क्या है, या बाकी एग्जामिनेशन में जैसे जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखेंगे। देन अभी रिसेंट में हमने एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट विटनेस किया अहमदाबाद में, जिसमें कई लोगों की बेवजह मौत हो गई, आकस्मिक मृत्यु हुई। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। भारत सरकार भी एक्शन में है और ऐसे एक्सीडेंट आगे ना हो इसके लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है वो अपना काम कर रहा है। अब इससे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन कैसा बन सकता है वो देखेंगे हम। देन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन भी मेंशन था। सो ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्या हो सकता है। देन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, वैसे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में मेंशन होता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिससे गोखले साहब एसोसिएटेड थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल मेंटोर। ये अगेन न्यूज़पेपर में भी था। सो इसके डिटेल्स, पैसेक्स एक्सरसाइज। पैसेक्स एक्सरसाइज एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन दो नेशन के बीच होती है, कौन सी मिलिट्री की विंग पार्टिसिपेट करती हैं। देन कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आज के लिए आपके लिए नया प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्ञान पोस्ट सर्विस। ये पीआईबी में मेंशन था। जैसा कि मैंने तुमको बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये सर्विस लॉन्च कर रही है। और पीआईबी जो है ना गाइज, ये पीआईबी के कटिंग से, पीआईबी एक बड़ा ट्रस्टेड सोर्स है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर के साथ ही। यहाँ पर पीआईबी में क्या बोला जा रहा है, इंडिया पोस्ट स्टार्टेड ज्ञान पोस्ट सर्विस। क्या है, अफोर्डेबल प्राइस फॉर एजुकेशनल बुक्स एंड सोशियो कल्चरल लिटरेचर। एजुकेशनल बुक्स के लिए या सोशियो कल्चरल लिटरेचर के लिए, इवन आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, है ना, इस चीज़ पर भी ध्यान देना। आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपको योजना मैगजीन चाहिए, तो ये योजना मैगजीन से रिलेटेड भी अगर सपोज आपने मैगजीन मंगाया और उसका वेट सपोज 500 ग्राम है या 1 kg है, तो वो भी आपको कॉन्सेशनल अफोर्डेबल प्राइस पर आपको पोस्टल सर्विसेज दिया जाएगा। दैट इज ज्ञान पोस्ट सर्विस। ठीक है, यहाँ ज्ञान पोस्ट सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, हर घर ज्ञान हो सपने की उड़ान, हर घर ज्ञान हर सपने को उड़ान, इस इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है। तो ये इनिशिएटिव भी याद रखिएगा कि हर घर ज्ञान हर सपने को उड़ान डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का इनिशिएटिव या उनका कॉन्सेप्ट है। सो हमें आंसर तो मिल गया। ज्ञान पोस्ट सर्विस इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग ट्रेसेबल अफोर्डेबल डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल एंड नॉन कॉमर्शियल प्रिंटेड बुक। मतलब आप यहाँ पे चेतन भगत की बुक नहीं ऑर्डर करवा के आप इस बेनिफिट का, इस प्रोग्राम का बेनिफिट नहीं ले सकते। चेतन भगत, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इसके अलावा आप कोई भी, जैसे कोई भी कॉमर्शियल राइटर हैं और वो एजुकेशनल पर्पस से नहीं, किसी पर्टिकुलर वोकेशनल ट्रेनिंग पर्पस नहीं, उसके अलावा अपने कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए अगर बुक लिख रहे हैं, तो आप ज्ञान पोस्ट सर्विस में आप ये बोलिएगा कि हमने वो बुक भी पोस्ट करना है और हमें फ़ायदा मिलना चाहिए अफोर्डेबल प्राइस पे, तो वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वो डिटेल्स हैं एग्जाम रिलेटेड डिटेल्स की। एक डेडिकेटेड पोस्टल सर्विस हो गया जो एजुकेशनल, कल्चरल, सोशियो रिलीजियस बुक्स के लिए बनाया गया है कि आप इन बुक्स को कुरियर कीजिए अफोर्डेबल रेट्स पे, आपको चार्जेस बड़े कम लगेंगे। क्या चार्जेस है मिनिमम मैक्सिमम, वो भी मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि ओवरऑल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग है। इसमें आप टेक्स्ट बुक ऑर्डर कर सकते हैं और वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड लिटरेचर भी। अब यहाँ पे अगेन वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो मैंने यहाँ योजना बोला क्योंकि योजना को लेकर ना भारत सरकार क्या है कि उससे वो प्रमोशनल वर्क नहीं कर रही है, उसमें एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं। हालांकि योजना या कुरुक्षेत्र मैगजीन में कई बार हम देखते हैं कि एजुकेशनल जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके भी ऐड डाल दिए जाते हैं। तो अब उसको लेकर ना देखना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को। अभी वैसे अलाउड है वैसे कम्पिटिटिव मैगजीन्स भी, क्योंकि ये जो मैंने आर्टिकल, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, दिस पॉइंट इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम पीआईबी। ये पीआईबी से ही लिया गया है, पीआईबी के न्यूज़ सोर्स से, तो ये ट्रस्टेड है। बट आगे जाके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को या फिर योजना जो पब्लिकेशन डिवीजन निकालती है, उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि उसमें जिस तरह से किसी भी सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस, वो चाहे स्मार्ट आईएएस ही क्यों ना हो, अगर उनका एडवर्टीजमेंट चल रहा है तो क्या वो एलिजिबल होगा ऐसे सर्विसेज के लिए, ज्ञान पोस्ट जैसे सर्विसेज के लिए, या नहीं। ठीक है, देन
इसमें हमने कुछ मिनिमम और मैक्सिमम रेट वाले पॉइंट्स है वो हमें मालूम होना चाहिए कि मिनिमम रेट जो है वो 20 रुपये लगेगा, 20 रुपीज़ अप टू 300 ग्राम्स तक, एंड मैक्सिमम 100 रुपीज़ पर पैकेट लगेगा अप टू 5 किलोग्राम। तो मैक्सिमम आपको 100 रुपये ही लग रहे हैं और मिनिमम 20 रुपये लग रहे हैं। इस तरह से 300 से 500 किलोग्राम की कैटेगरी में, 300 ग्राम से लेके 500 किलोग्राम की कैटेगरी में आप भेज सकते हैं नॉन कॉमर्शियल प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स, ठीक है। और इसको ना सरफेस रूट से भेजा जाएगा, मतलब इसमें लैंड यूज किया जाएगा, हो सकता है सी रूट यूज किया जाए। इंडिया में सी रूट की जरूरत पड़ेगी नहीं ट्रांसफ़र करने के लिए, या सपोज अंडमान निकोबार कोई जा रहा है तो वहाँ सी रूट से भेज सकते हैं, बट एयर रूट सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो पोस्ट होगा वो लैंड और सी रूट से होगा, मतलब सरफेस रूट से होगा। इसको सिंपली एक शब्द में, कॉमन टर्म में सरफेस रूट बुलाया जाता है, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। आप यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इसके ऊपर एक बढ़िया आर्टिकल पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर में आफ्टर द अहमदाबाद एक्सीडेंट। तो पहला स्टेटमेंट है द AAIB वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2012 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू इन्वेस्टिगेट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स एंड सीरियस इंसिडेंट्स इन इंडियन एयर स्पेस। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट गाइज। AIIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2012 में हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर, जिसका पर्पस है कि एयर स्पेस या फिर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स ये ना हो। पहला स्टेटमेंट ट्रू। दूसरा क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ AAIB इज टू आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स एंड टू इंश्योर देयर प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ एविएशन एक्सीडेंट। एक्चुअली नॉट। प्रोसिक्यूशन इंश्योर करना या फिर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स को ढूंढना, ये AAIB का पर्पस नहीं है। AIB का पर्पस है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट ना हो, एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल कमी ना निकले, कोई वैसा इंडियन एयर स्पेस में कुछ ऐसी दिक्कतें ना आए, वो इंश्योर करना है। बाकी प्रोसिक्यूशन करना ये बाकी पुलिस एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनका काम है। Third statement, the AAIB's investigation focus on determining the causes of incidents, recommending safety measures to prevent future occurrences. Yes, correct. अगर हम causes of incidences मालूम कर लें तो हम आगे future occurrences को रोक सकते हैं। 1 and 3 are correct statements, ठीक है। और ये यहाँ पे आपके लिए explain भी कर रखा है मैंने। Then the next question is about international civil aviation organizations. अब इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ एक आर्टिकल क्या पब्लिश किया गया ऑन एयर वर्दीनेस, कि यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया को अबव ग्लोबल एवरेज रेटिंग दे रहा है। यूएस ऑब्वियसली कैटेगरी 1 स्टेटस में है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो ये एयर इंडिया का जो विमान जिस अहमदाबाद वाले एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं उसके बाद फिर से न्यूज़ में आया है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट हमारे लिए क्या होगा एग्जाम स्पेसिफिक, इसका एस्टेब्लिशमेंट। द ICAO वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द शिकागो कन्वेंशन ऑफ 1944 एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947। हमारे देश के एग्जिस्टेंस के साथ साथ ये एग्जिस्टेंस में भी आया, करेक्ट है। 1944 में शिकागो कन्वेंशन की ऐसे कोई एक्सीडेंट्स ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए, सिविल एविएशन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया उस कन्वेंशन के ग्राउंड पर। ICAO sets global standards and regulations to enhance aviation safety, security, environmental performance and economic development of air transport. Again, this is a correct statement कि ICAO इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, ओवरऑल एविएशन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बेटर बनाने के लिए, सिक्योरिटी इन्हेंस करने के लिए, किसी भी टाइप की सिक्योरिटी, चाहे वो हाईजैक से रिलेटेड सिक्योरिटी हो या एक्सीडेंट से रिलेटेड सिक्योरिटी हो। Third, ICAO's headquarters is located in New York, United States. Actually, it's not located in United States. ये न्यूयॉर्क के यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड नहीं है। 1 and 2 इज करेक्ट। इसका लोकेशन मॉन्ट्रियल में है, मतलब कनाडा में, जहाँ G7 की मीट हो रही है अभी, है ना। G7 के लिए प्रधानमंत्री वहाँ गए हुए हैं, इनवाइटेड थे। क्वेश्चन भी मैंने प्री सिक्योर में डिस्कस किया है। और देखो एक और बात, प्री सिक्योर का ये जो सेशन जो मैं रेगुलर तुम्हारे लिए मॉर्निंग में करवा रहा हूँ, ये इसलिए इसको रेगुलर फॉलो करोगे ना गाइस, तो खुद ना आप अगले एग्जामिनेशन के लिए कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसको रेगुलर फॉलो कीजिए, 1 महीने के बाद खुद देखिए कि आप में कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने करंट अफेयर्स के MCQs बनाए हैं, राइट। सो दैट्स वाई रेगुलरली फॉलो करते जाइए इसे एग्जामिनेशन तक, अगले साल करंट अफेयर्स को लेकर परेशान नहीं रहोगे। देन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को रिलेटेड एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल क्या आया, गोखलेज इंस्टीट्यूट्स एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी न्यू लॉक हॉर्न्स ओवर कैश कंट्रोल। कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब तो उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, इन्होंने नेशनल मूवमेंट में अपना रोल प्ले किया, पर अभी उनके इंस्टीट्यूट या ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बोल रहे हैं इसमें फंड को लेकर टेंशन चल रहा है। तो खैर ये करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं हुआ। करंट अफेयर्स का पार्ट ये हुआ कि किस तरह से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स मतलब क्या, कि अगर सपोज ये इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस में है, बिल्कुल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस में है, और न्यूज़ में इससे रिलेटेड चीज़ आई, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया।
पहला क्या, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1905 इन पुणे बाय गोपाल कृष्ण गोखले along with associates such as के देवधर एंड एन द्रविड़. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने इन दोनों बाकी अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर पुणे में किया था 1905 में. 1905 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि इसी साल होता है बंगाल का पार्टीशन. बंगाल का पार्टीशन होता है. कौन था इस टाइम में इंडिया का वाइस रॉय? कर्जन, है ना. कर्जन ने ही वो फेमस स्टेटमेंट दिया था डेट कांग्रेस इज फॉलिंग, इट्स टॉटरिंग टू फॉल, एंड ये मेरा उम्मीद है, ये मेरा एक विश है कि मैं इंश्योर करूं कि कांग्रेस बर्बाद हो जाए. खैर 1905 का जो सेशन होता है, चलो ये तुम्हारे होमवर्क है. जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है वो आंसर बताएंगे. जिन लोगों के क्लासेस में मॉडर्न हिस्ट्री अभी नहीं हुआ है हम आपको आगे पढ़ाएंगे ताकि आपको याद रहे. जिन लोगों ने पढ़ा है वो बिल्कुल आंसर बताओ, ठीक है. तो 1905 का जो सेशन होता है कांग्रेस का एनुअल सेशन, वो कहाँ पर हुआ? 1906 का एनुअल सेशन कहाँ हुआ और 1907 का एनुअल सेशन कहाँ हुआ? तो आप मुझे 1905, 1906 और 1907 के एनुअल सेशन, उसके प्रेसिडेंट और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं ये कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, ओके. और ये टास्क है तुम्हारा, सबको करना है जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है. सेकंड, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी वॉज टू प्रमोट इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है जी, थ्रू रिवॉल्यूशनरी एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. पार्शियली करेक्ट था, सो ओवरऑल इनकरेक्ट हो गया. बिल्कुल इसका पर्पस था इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करना. लेकिन अभी मैंने शुरू में ही तुमको बोला कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो हैं वो गांधी जी के गुरु हैं. अब गांधी जी के गुरु रिवॉल्यूशन और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कहाँ से अडॉप्ट करेंगे, लगता है तुम्हें? ये तो मॉडरेट सेक्शन वाले लीडर है. हमारे जो गोखले साहब हैं वो मॉडरेट सेक्शन वाले लीडर हैं. क्लास में मैंने बताया था ना कि राजकुमार साहब की जो मूवी थी जिसमें राजकुमार साहब बोलते हैं कि पहले मुलाकात फिर बात फिर जरूरत पड़ी तो लात. हमारे मॉडरेट कैसे थे? इनका था कि पहले मुलाकात फिर बात फिर बात फिर बात फिर बात फिर बात और सिर्फ बात. तो जानी रिवॉल्यूशन इनसे नहीं हो सकता था, ठीक है. सेकेंड इज रॉन्ग. मेंबर्स ऑफ सोसाइटी अंडरवेंट अ ट्रेनिंग पीरियड एंड वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द नेशन ऑन मॉडेस्ट सैलरीज. बिल्कुल सही, इनको एक पहले ट्रेनिंग दी जाती थी तब जाके ये नेशन की सेवा करेंगे. नेशन की सेवा करेंगे एक्चुअली में कैसे थी नेशन की सेवा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का? तो इनका मेन गोल क्या था कि ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये लोग मॉडरेट सेक्शन थे ना. मॉडरेट सेक्शन मतलब नरम दल वाले. तो इनका क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के लोगों का, इंडियन पीपल का, जितने भी लोग हैं तभी ब्रिटिश इंडिया के सिटीजन, उनके डिमांड्स, उनके इश्यूज जरूर सुनेगी, बस वो डिमांड उन तक पहुंच जाए. तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो एक ब्रिज का काम करेगी. तो जितने भी लोग यहाँ पर है वो इस ब्रिज का काम करेंगे ताकि इंडियन सिटीजन के इशू ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचे और ब्रिटिश माई बाप उन इश्यू को एड्रेस कर दे. ऐसा था. Third is correct. After Gokhale's death, Hridaynath Kunjuru succeeded him as the president of the society. This is wrong, guys. Actually, गोखले साहब की डेथ के बाद, गोखले साहब की डेथ 1915 में होती है. 1907 का जो सेशन है उस चीज़ के लिए चलो मैं एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे ना सूरत स्प्लिट होता है और 1915 में गोखले साहब की डेथ होती है. हालांकि सूरत स्प्लिट का इनको भी अफसोस था. मरने से पहले इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वो सूरत में जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ है वो खत्म हो जाए. और 1916 में फिर लखनऊ सेशन में कांग्रेस स्प्लिट खत्म हो जाता है ना. कांग्रेस के नरम दल और गरम दल मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वापस साथ आ जाते हैं. लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे ये तुम लोग बताओगे. तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट करेक्ट थे, 1 and 3 ओनली. और हमारे गोखले साहब की डेथ के बाद जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो प्रेसिडेंट कौन थे? एस श्रीनिवास शास्त्री जी थे. एस श्रीनिवास शास्त्री जी गोखले साहब के बाद प्रेसिडेंट बनते हैं. किसके? कौन सक्सीड करते हैं? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को, है ना. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को सक्सीड करते हैं. शास्त्री जी के बारे में, ये एस श्रीनिवास शास्त्री हैं, वीएस श्रीनिवास शास्त्री हैं. इनके बारे में आप याद रखिएगा कि श्रीनिवास शास्त्री जो है ना, ये इंडियन लिबरल पार्टी, जो लिबरल पार्टी एक बनी थी, एक्चुअली में गांधी जी के नॉन कॉपरेशन के सिद्धांत से कई लोग खफा थे. तो इन लोगों ने लिबरल पार्टी का फॉर्मेशन कर लिया था. श्रीनिवास शास्त्री जी हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब हो गए, इन लोगों ने मिलकर लिबरल पार्टी बना ली थी गांधी जी के आइडियाज़ को छोड़कर, ठीक है. आगे जाके जब तुम्हें मैं मॉडर्न हिस्ट्री में साइमन कमीशन पढ़ाता हूँ कि जब साइमन कमीशन आया उसमें एक भी इंडियन नहीं थे तो कांग्रेस ने बॉयकॉट किया. कौन से सेशन में डिसीजन लिया? मद्रास सेशन में, है ना. तो मद्रास सेशन में, अब मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट कौन है? तो बताया है ना कि एम फॉर मद्रास, एम फॉर एम ए अंसारी प्रेसिडेंट थे. तो साइमन कमीशन का हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहीं पे वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चैलेंज देता है कि तुम इंडियन से प्रोटेस्ट करते हो क्या? इतने ही लायक हो तो खुद के लिए एक तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना लो. तो वहाँ पे वो जो ऑल पार्टी कमेटी मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है या नेहरू रिपोर्ट जो बनाती है उसमें श्रीनिवास शास्त्री साहब जैसे लीडर्स का भी रोल था. इन लोगों ने एग्जैक्टली डायरेक्टली उसके मेंबर नहीं थे, बट इन शास्त्री साहब जी लोगों का रोल था कि इन लोगों ने सरकार से बातचीत की कि हमें एक मौका दीजिए
जो बर्कनहेड का चैलेंज था, उस चैलेंज को इंडियंस के लिए मौका बनाने के लिए इन लोगों ने बैकग्राउंड में एफर्ट्स डाले थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। देन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज प्री सिक्योर इज पैसेज एक्सरसाइज, पैसेक्स। पैसेक्स क्या है, आप यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हो, और जरा पहले इमेज पे ध्यान दो। इमेज पे ध्यान दोगे तो तुमको दिखेगा कि ये एक टाइप की नेवल एक्सरसाइज है, यस, जिसमें इंडियन नेवी एंड यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, उनके भी नेवी वाला पार्ट, वो पार्टिसिपेट कर रहा है नॉर्थ अरेबियन सी में। द इंडियन नेवी ट्यूजडे सेड द एक्सरसाइज इन्वॉल्व द यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कंप्राइजिंग HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एंड HMS रिकमंड। तो HMS रिकमंड एंड HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और साथ में इंडियन नेवी का स्टील्थ फ्रिगेट INS तब्बर, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करता है पैसेज एक्सरसाइज में नॉर्थ अरेबियन सी में। लोकेशन भी याद रखिए, नॉर्थ अरेबियन सी। तो पहला क्वेश्चन पैसेज एक्सरसाइज से रिलेटेड, द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड द यूके, यस सही है, करेक्ट। इट वॉज हेल्ड बिटवीन paramilitary forces, not actually paramilitary forces, it was held between naval forces, so only one is correct, right? paramilitary forces में नहीं, नेवल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था। ये कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए थे और तुमने इसका आंसर भी करके बताया था। पहला स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन किसके ऊपर है, नर्मदा और तापी रिवर के ऊपर है, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। यूजुअली इंडिया में मोस्ट ऑफ द रिवर्स क्या है, वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, गंगा के ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी है। साउथ की गंगा किसको बुलाते हैं बताओ, तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, द वेस्ट वार्ड फ्लो इज प्राइमरली ड्यू टू द टिल्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू विच स्लोप्स जेंटली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन्फ्लुएंसिंग द ड्रेनेज पैटर्न टुवर्ड्स द अरेबियन सी। यस करेक्ट है। एक्चुअली में इनका वेस्टर्न जो वेस्ट वार्ड फ्लो है ना, उसका एक रीजन ये भी है कि जो जिस पेनिसुलर प्लेट्यू वाले रीजन से ये बहती हैं, उनका जो स्लोप है, स्लोप हम अगर बात करें प्लेट्यू का, तो वो थोड़ा वेस्टर्न डायरेक्शन में है, ईस्ट टू वेस्ट है। तो रिवर्स जो होती है ना, वो नेचुरल स्लोप को फॉलो करने का काम करती हैं, तो इस नेचुरल स्लोप से फ्लो कर अरेबियन सी में जाकर मिलती है। वेस्ट वार्ड फ्लो का ये भी एक रीजन बनता है। दूसरा क्या, नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू रिफ्ट वैलीज फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज विच गाइड देयर वेस्टवर्ड कोर्स बिटवीन द विंध्य एंड सतपुरा रेंजेज। अगेन करेक्ट कि टेक्टोनिक एक्टिविटी के वजह से विंध्य और सतपुरा रेंज के बीच जो रिफ्ट वैली बनी है, यही इसको आप रिफ्ट वैली बुला सकते हो। टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से या तो इधर टिल्ट हो सकता है, इधर टिल्ट हो सकता है, लेफ्ट वेस्ट या ईस्ट के तरफ, तो ये भी एक रीजन बन जाता है कि इनके लिए रास्ता किधर बचा है फ्लो करने का, वेस्ट की साइड, तो ये वेस्ट वार्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं अरेबियन सी में। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो पूछा गया था कि वाई नर्मदा एंड तापी रिवर्स दे डू नॉट फॉर्म डेल्टा, ये लोग डेल्टा का फॉर्मेशन क्यों नहीं करते हैं। इसका आंसर तुम मुझे दो तो, और कल मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से। इसका आंसर तुम मुझे देना, वाई डोंट दे फॉर्म डेल्टा, ये डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे, तुम सबसे चाहिए। सिंसियरिटी दिखाओ, क्योंकि मैं अगर सिंसियरिटी दिखा रहा हूँ रात के 12 बजे अभी कि आपको सुबह सुबह करंट अफेयर्स के MCQ मिल जाए, तो तुमसे भी वो उम्मीद रखता हूँ ना, रखनी चाहिए कि नहीं। थर्ड स्टेटमेंट, द वेस्टवर्ड फ्लो इज ए रिजल्ट ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 and 2 इज करेक्ट, राइट। सेकंड क्वेश्चन था जुआरी। ये जुआ खेलने वाला जुआनी है, ये जुआरी नाम है जिसको अघन शनि भी बोला जाता है, ये नाम भी याद रखिएगा, अघन शनि भी एक नाम है। एंड मांडोवी या महादई रिवर, ये ना गोवा से बहती है ये दोनों रिवर, सबसे पहले तो ये बात याद रखें। तो पहला स्टेटमेंट क्या, मांडोवी एंड महादई फॉर्मली नोन एज रियो डी गोवा इज डिस्क्राइब्ड एज लाइफलाइन ऑफ गोवा। बिल्कुल, गोवा की लाइफलाइन के रूप में मांडोवी और महादई फॉर्मली, जिसको रियो डी गोवा बुलाते थे, वो लाइफलाइन के रूप में जानी जाती है। पणजी मतलब जो स्टेट कैपिटल है पणजी, द स्टेट कैपिटल इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ मांडोवी और महादई रिवर। अगेन करेक्ट, सही है जी, पहला भी करेक्ट था। द जुआरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट इन गोवा टुगेदर विथ रिवर मांडवी फॉर्म एन एस्चुरिन सिस्टम कनेक्टेड टू द कम्बेरजुआ कैनाल सपोर्टिंग गोवाज एग्रीकल्चर एंड फिशरीज। एंड अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि जुआरी और महादई या मांडवी रिवर जो हैं वो लोग साथ में मिलकर एक एस्चुरियन सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न साइड में, गोवा जो वेस्टर्न कोस्ट वाले साइड में पड़ेगा। और यहाँ पे जो एक कैनाल है, जिस कैनाल का नाम क्या है, कम्बरजुआ कैनाल और कम्बेरजुआ कैनाल, जो कि गोवा में एग्रीकल्चर को या फिशरीज को सपोर्ट करता है, उसमें इन दोनों रिवर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। गोवा की ये 2 रिवर मांडवी और जुआरी का नाम याद रखिएगा, इनका 2 अलग अलग जो नाम है, अघनसनी जुआरी के लिए और मांडवी के लिए महादई, वो भी याद रखिएगा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ऑब्वियसली गोवा से फ्लो कर रही हैं। एंड ये जो कैनाल है, ये कैनाल भी गोवा में सिचुएटेड है, इतना याद रखें।
आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पहला है मालापर्ट। व्हाट इज दिस मालापर्ट? ये मालापर्ट क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, देखने में सिंपल पर बड़ा इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट। और दूसरा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम से रिलेटेड। तो ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के लिए आपके पास हैं। इन दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और बाकी क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उन सब का सिंसियरली आंसर करो। सिंसियरली पढ़ाई करते जाओ, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।